हेलो व्यूवर्स। तो सबसे पहले तो बधाई हो, हमारे चैनल पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। 1 साल लगा हमें इन सब्सक्राइबर्स को बनाने के लिए। तो आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज़्यादा समय मैंने चैनल पर दिया नहीं था, उसके बावजूद भी आपने इतना प्यार दिया कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए। तो अब एक क्विज़ मैंने कराया था। उस क्विज़ में मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या चीज़ आप आगे चाहते हैं चैनल पर। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स थे वो थे कि हमें बेसिक्स से साइकोलॉजी या DSSB का जो सेकंड पार्ट होता है उसका कंटेंट कराया जाए बेसिक से, है ना। बेसिक से का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि बच्चे को साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर कोई बिल्कुल भी मतलब नॉलेज नहीं है। तो बेसिक के लिए सबसे जरूरी होती है बेटा सबसे पहले NCERT, जो सबसे बढ़िया तरीके से आपका बेस डेवलप करेगी, ठीक है। क्योंकि टर्म्स का मेन जो किस्सा होता है साइकोलॉजी में वो इस यहीं से ज़्यादा कवर किया जा सकता है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है NIOS के नोट्स। तो आप अगर बेसिक अगर हम NCERT को अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ी सी अपनी डीप नॉलेज बना लेंगे यहाँ से, तो इसके बाद आप NIOS के नोट्स पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, क्योंकि आपको बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो दो चीजें हम करेंगे कोशिश, एक तो NCERT जो 11th और 12th की है उसके मेन मेन चैप्टर्स जो है वो हम कवर करेंगे, और नंबर 2 जो है वो रहेगा हमारा NIS का। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा सा आपको थोड़ा PPT के रूप में जो है कंटेंट अलग से प्रोवाइड करता रहूंगा। आई होप कंटिन्यू कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी? ये क्लास 11th की साइकोलॉजी बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए, बुक रीडिंग का भी अपना तरीका होता है, जैसा लिखा होता है उसको सही तरीके से समझना होता है, तभी आप इसको पढ़ पाते हैं, वरना आप बीच में ही छोड़ देते हैं। और रीडिंग से ऊपर बेटा कोई चीज नहीं है, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि रीडिंग कराने का मेन मोटो भी यही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है जब हम PPT बनाते हैं। तो PPT में जस्ट एक ओवरव्यू सामने आता है चीजों का, जबकि क्वेश्चन जो आते हैं वो एप्लीकेटिव आते हैं पेपर में, और एप्लीकेटिव क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको बुक रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज आती है कि चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाओगे, तो अंडरस्टैंड द नेचर एंड द रूल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। कि जब हम जो हमारा माइंड है उसको और जो बिहेवियर हमारा होता है उसको समझने के लिए, है ना, माइंड कैसे काम करता है, बिहेवियर कैसे, हम किसी बिहेवियर को क्यों प्रदर्शित करते हैं, उन सब चीजों को समझने के लिए साइकोलॉजी का क्या रोल है और क्या नेचर है साइकोलॉजी का, कि वो इन माइंड को और बिहेवियर को समझ पाने में कैसे ये आसान बनाती है उस चीज को, हम, है ना, वो सब हम इसमें देखेंगे। सेकंड, स्टेट द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, ये इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे ये आज जो हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ये ऐसा ही सब्जेक्ट था शुरू से, या इसमें अलग अलग स्टेजेस से ये सब्जेक्ट निकला है, वो सब हम पढ़ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। नो द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जो अलग अलग फील्ड्स है, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, हमें पढ़ना होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा भी साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स होती है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारी है ना। तो वो अलग अलग फील्ड्स है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी होती है, उन फील्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ और एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, कि साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजी जो है इसकी जो अलग अलग फील्ड्स है उनका रिलेशन आपस में, और कैसे साइकोलॉजी साइंस से कनेक्टेड है या सोशल साइंस से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह, और अलग अलग प्रोफेशन से भी किस प्रकार से साइकोलॉजी रिलेटेड है। जैसे डॉक्टर के लिए क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है ना। तो वो किस अलग अलग प्रोफेशंस के लिए किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, वो भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट, अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी इन डेली लाइफ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अदर्स बेटर। कि किस प्रकार से साइकोलॉजी हमारी मदद करती है किसमें, डेली लाइफ में, कि हम अपने आप को समझ पाए और दूसरों को अच्छे से समझ पाए, इसमें साइकोलॉजी कैसे हमारी मदद करेगी। ये
3-4 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो क्या ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1 to 2 मार्क्स जो है इसी चैप्टर में से निकल के आ जाएंगे। मैटर ये नहीं है कि 1 to 2 मार्क्स आएंगे, मैटर ये है कि इसके अंदर आपकी जो टर्म्स होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी टर्म्स को सीख जाएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी की। तो वो पेपर में दिखती ही दिखती है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या क्या रहेगा इसमें। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि वो डेली लाइफ से कनेक्ट करता है। अब देखिए जो बच्चे कह रहे थे कि केवीएस के लिए इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी बताइए, तो बेटा ये बुक्स जो होते हैं वो अपने आप बताते हैं सब कुछ कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो होता है वो यही होता है कि डेली लाइफ से बच्चे को कनेक्ट करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे हमें एनसीईआरटी कैसे कनेक्ट कर रही है साइकोलॉजी को। नेक्स्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी। अब मेन विषय क्या है कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, वेस्ली एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, लेकिन साथ साथ साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। क्या ये नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है? क्या ये सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है ना? तो वो सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, हमें समझना होगा कि माइंड और बिहेवियर है ना, ये क्या टर्म है, ये कैसे, क्योंकि माइंड को अगर आपको कहा जाए कि माइंड कहाँ होता है तो आप उसको बता नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो पता नहीं हमारे ब्रेन में है या हमारे हार्ट में है, कहाँ होता है, लोकेशन नहीं है उसकी, है ना। ऐसे ही बिहेवियर क्यों उत्पन्न होते हैं, क्यों हम गुस्से में आ जाते हैं एकदम से, है ना, क्यों हम खुश हो जाते हैं एकदम से, तो वो सब कुछ हमें समझना होगा यहाँ। पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके प्रसिद्ध जो नोशंस है, यानी कि इसकी धारणाएं क्या क्या है, कौन कौन सी धारणाएं इस सब्जेक्ट में हमें पढ़नी होती है, तो वो देखेंगे। पॉपुलर नोशंस का मतलब क्या आप लोगों ने पढ़े होंगे, बिहेवियरिज्म, है ना, कोग्निटिविज्म, तो वो सब चीजें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना। तो भाई पहले किसी चीज का अध्ययन करते थे, बाद में किसी चीज का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए एक आपको टेबल मिलेगी, इसमें बड़ी बढ़िया टेबल रहेगी वो, है ना, उससे आपको इजीली हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि 1903 में ये हुआ, फिर 1913 में ये हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसे बढ़ती हुई चलेगी वो टेबल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब ये सब्जेक्ट तो स्टार्ट हुआ है फॉरेन में, है ना, लेकिन ये इंडिया में जब आया तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इंडिया में इस सब्जेक्ट का, वो देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है। थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, कि जो साइकोलॉजिस्ट के लिए रिसर्च करना है ना, तो वो टॉपिक्स कैसे साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो वो थीम्स किस प्रकार से प्रोवाइड करती है वो देखेंगे। साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, साइकोलॉजी और जो और सब्जेक्ट्स है बाकी उनके साथ क्या इंटररिलेशन है। साइकोलॉजी एट वर्क, जहां पर आप कार्य करते हो वहां पर साइकोलॉजिस्ट्स एट वर्क, कि साइकोलॉजिस्ट किस एरिया में कार्य करते हैं इसमें, है ना। जब भी हम साइकोलॉजी के जो रिसर्चेस को देखते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या काम किया, इसमें संबंधित चीजें देखेंगे। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी दैनिक जीवन में साइकोलॉजी का क्या यूज है वो सब देखेंगे। उसके बाद आएगी की टर्म्स, जो मैंने बार बार कहा है कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पेपर में ये टर्म्स क्लियर है तो हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो ये ध्यान रहे कि की टर्म्स हमें शुरुआत से ही बेटर तरीके से सीखते हुए चलना है, ठीक है। की टर्म्स के बाद है समरी। तो चैप्टर की जो समरी है तो आपको एक बार मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा तो आप बाद में समरी से भी कवर कर सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो, साथ साथ थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे। रिव्यू क्वेश्चंस, जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर दीजिएगा। प्रोजेक्ट आइडियाज, और कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज है कि कुछ आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना, कुछ रिसर्च कर सकते हो। अब ये मैटर करता है, देखो ये बुक है ये आपको टीचिंग के लिए नहीं लिखी गई है, ये बुक है साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए, है ना। अब उसके लिए बेटा बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले टीचर बनेंगे, है ना, टीचर बनने के बाद उनका मन करेगा कि क्यों ना यूपीएससी के पेपर भर दिए जाए, यूपीएससी, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, साइकोलॉजी बेटा अपने आप में ऑप्शनल में सब्जेक्ट होता है, और आप देखोगे तो ये जो ऑप्शनल में सब्जेक्ट होता है वहां पर इसका जो अगर पेपर उठा के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डाइट का पेपर हो, ठीक है। तो उस चीज के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे मत सोचना कि सिर्फ टीचिंग में पढ़ना है, मेरे को पेपर देना उसलिए मैं पढ़ूं। एक सब्जेक्ट को पढ़ो, वो सब्जेक्ट जहां भी इन फ्यूचर कहीं भी आएगा, क्योंकि आपको अभी ये प्राइमरी टीचर के पेपर दे रहे हो, कल को आप मान लो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का पेपर दोगे तो वहां भी ये सब्जेक्ट यही चीजें पूछी जाती है सेम टू सेम। तो एक चीज को पढ़ो तो उसको क्लियर करके पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसलिए ज्यादा देखो बच्चे वही आए यहाँ पर जो सब्र करके पढ़ सकते हैं ना, ये नहीं कि बस 10 मिनट की वीडियो मिले और उसमें काम चल जाए, ऐसा नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो साइड में दी गई एक नॉर्मन कुजिन्स की, कुजिन्स या कजिन्स,
कजिन्स की स्पेलिंग यही होती है, नाम है, कुछ भी हो सकता है ना। नॉर्मन कजिन्स की ये एक स्टेटमेंट है, द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड इज स्टिल हाई एडवेंचर इन मैनी वेज ऑफ द हाईएस्ट एडवेंचर ऑफ द ऑन अर्थ। कह रहा है कि ह्यूमन माइंड जो है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है अभी भी, है ना, कि कैसे हमारा दिमाग कार्य करता है। और बहुत अलग अलग तरीकों से देखें तो ये सबसे बड़ा एडवेंचर है अर्थ के ऊपर, कि कैसे हमारा दिमाग कार्य करता है। तो हम तो बाहर एडवेंचर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में अंदर जाके भी देखना पड़ता है कि हमारा दिमाग कैसी चीजों को सीख रहा होता है। तो ये सब तो चीजें हुई, बेसिक चीजें, है ना। अब आता है इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने कहा था कि बेटा किसी भी चीज में आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी उठाओ, कोई भी टॉपिक देखो, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक है, पढ़ाते कैसे, तो वो एनसीईआरटी अपने आप बताती है कि कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं बेटा। तो पहली चीज है क्या, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू वर परहैप्स आस्क्ड बाय योर टीचर इन द फर्स्ट क्लास व्हाई यू ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी ओवर अदर सब्जेक्ट्स, कि भाई आपने दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ के 11th क्लास में साइकोलॉजी क्यों चूज की। What do you hope to learn? आप क्या सीखोगे साइकोलॉजी में? If you were asked this question, what was your response? अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो आपके रेस्पॉन्स क्या होंगे? तो जनरली तो हम क्या कह देते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ रेस्पॉन्सेज व्हिच सरफेस्ड इन क्लास टू बी क्वेश्चन आर ट्रूली bewildered, ठीक है। फिर ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, उनके रेस्पॉन्स क्या होंगे कि वो जानना चाहते हैं कि दूसरे कैसे सोचते हैं, है ना। हमारे दिमाग में तो यही आता है साइकोलॉजी का मतलब क्या है, और सामने वाला क्या सोच रहा है ना, तो उस चीज के लिए। बट देन वन ऑल्सो कम्स अक्रॉस सच रेस्पॉन्सेज आर नोइंग वन सेल्फ, नोइंग अदर्स, or more specific responses like knowing why people dream, why people go out of their way to help others or beat each other up। लेकिन कहता है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर्स ऐसे भी आ सकते हैं कि हम ये जानना चाहें कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं, इसलिए हमने साइकोलॉजी को पढ़ा। हम दूसरों को जानना चाहते हैं, हम कुछ और चीजें, जैसे कि भाई क्यों हम सपने जो देखते हैं, वो मतलब वो जो ड्रीम है ना, वो क्यों आते हैं हमें, और कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, कैसे दूसरों को जान सकते हैं, क्यों कुछ लोग किसी की मदद करते हैं, क्यों किसी को पीटते हैं लोग। इन सब चीजों के आंसर जानने के लिए हमने क्या लिया था, साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया था। All ancient traditions have engaged themselves with questions about human nature। जितने भी पुरानी जो ट्रेडिशंस है ना, एंशिएंट ट्रेडिशंस है, वो क्या कर, वो भी एंगेज रहते थे लोग क्या करने के लिए, ह्यूमन नेचर के को जानने के लिए ना, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को जानने के लिए। फिलोसफी जैसे जो हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो यही होता था कि इंसान का जो नेचर है ना, वो कैसे सोचता है, ऐसा क्यों सोचता है, वो सब जानने के लिए ही एंगेज रहता था। इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इन पर्टिकुलर डील विद क्वेश्चन रिलेटिंग टू व्हाई पीपल बिहेव इन द मैनर इन विच दे डू। कहता है कि भारतीय जो दर्शन है, फिलोसफी है ना, उसमें भी पर्टिकुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हमारा आमना सामना होता था कि भाई इंसान जो करता है, वो जैसा बिहेव करता है, वो ऐसा क्यों करता है ना, क्यों किसी को ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सब चीजें जानने के लिए हमने क्या किया, 11th क्लास में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया। Why are people generally unhappy? क्यों लोग ज्यादातर नाखुश रहते हैं? What changes should they bring about in themselves if they desire हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, कि अगर वो चाहते हैं जिंदगी में खुश रहना, तो उन्हें अपने जीवन में क्या चीजों का परिवर्तन करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, है ना। इन सब के आंसर कौन देती है, साइकोलॉजी देती है। लाइक ऑल नॉलेज, साइकोलॉजिकल नॉलेज टू इज इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट ह्यूमन वेलबींग। बाकी सभी ज्ञान की तरह साइकोलॉजिकल ज्ञान भी जो है वो क्या करता है, कोशिश कर रहा है कि बेहतर तरीके से इंसान को बना पाए, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए, ताकि एक अच्छा इंसान डेवलप हो। इफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, इट इज लार्जली ड्यू टू ह्यूमंस देमसेल्व्स। अगर आज संसार क्या है, मिजरी है, मतलब ऐसी उसकी खराब हालत है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, इंसान खुद ही है। Perhaps you have asked me why a 9/11 और war on Iraq happened। कहता है कि आप ये मतलब ऐसा सोचेंगे, जरूर पूछेंगे कि भाई जो 9/11 वाली जो घटना हुई थी, है ना, अमेरिका में जो वो एरोप्लेन सीधा जाके कौन सा टावर था भाई, उसमें जो टक्कर मार दी थी, ओसामा बिन लादेन वाली जो कंडीशन, वो जो हरकत थी उसकी, है ना, तो वो टेररिज्म का वो जो हरकत थी वो क्यों हुई, या इराक में वार क्यों हुई, है ना, तो क्यों ये चीजें शुरुआत हुई, ये टेररिस्ट अटैक्स क्यों शुरुआत हुए,
इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाई इनोसेंट पीपल इन दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और इन द नॉर्दर्न ईस्ट हैव फेस बॉम्ब्स एंड बुलेट्स। क्यों दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर या नॉर्थ ईस्ट जो होती है, जो इंडिया है हमारा, है ना, उस तरफ ज्यादा बॉम्ब्स वगैरह या फिर भाई जो गोलियों का सामना क्यों करना पड़ता है लोगों को। साइकोलॉजिस्ट आस्क व्हाट इज इन द एक्सपीरियंस ऑफ यंग मैन व्हिच टर्न देम इनटू टेररिस्ट सीकिंग रिवेंज। कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जानना चाह रहे होते हैं कि क्यों एक नया जो नौजवान लड़का है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आ जाता है बदला लेने के लिए। बट देयर इज अनदर साइड टू ह्यूमन नेचर, लेकिन ह्यूमन नेचर का एक दूसरा साइड भी है ना, जिसमें यह बताया गया पॉजिटिव साइड होगा भी यहाँ पर ये। तो कि इसमें क्या कहता है कि यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ मेजर एचपीएस अहूवालिया, कि एक मेजर एचपीएस है अहूवालिया जो कि पैरालाइज्ड थे नीचे से, है ना, यानी कि वेस्ट डाउन, यानी कि कमर से नीचे पैरालाइज्ड, उनके पैर जो है वो काम नहीं करते हैं क्योंकि वो इंजरी हुई थी उनको, कब, इंडिया और पाकिस्तान वार के दौरान। लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। तो भाई ऐसी क्या चीज थी जो इतनी ऊंचाई तक इतनी ऊंची हाइट पर वो जाना चाहते थे ना। व्हाट मूव्स, उन्हें कौन मूव कर रहा है उन्हें इतने ऊपर जाने के लिए। दीज आर नॉट ओनली क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन नेचर वेयर फिलोसफी साइकोलॉजी एड्रेस एज ए ह्यूमन साइंस। कहता ये वो सिर्फ यही वो क्वेश्चंस नहीं है जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो साइकोलॉजी एड्रेस करती है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर साइकोलॉजी आपको मतलब साइकोलॉजी काम करती है। यू विल सरप्राइज टू लर्न दैट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आल्सो डील विद समवट नेबुलस माइक्रो लेवल फिनोमेना लाइक कॉन्शियसनेस, फोकसिंग अटेंशन इन द फेस ऑफ नॉइस और supporters trying to burn down a shopping complex after their team had scored victory in a football game over a traditional rival। कहता है इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चनों को साइकोलॉजी ढूंढती है, जैसे चेतना, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि भाई कॉन्शियसनेस क्या है, क्यों हम कुछ चीजों को बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। फोकसिंग अटेंशन, बिल्कुल ध्यान लगा पाना नॉइस में भी, ठीक है, शोर हो रखा है तब भी अच्छे से ध्यान लगा पाए। या क्यों जो है जैसे फुटबॉल गेम के अंदर जीतने पर, राइवलरी जैसे क्रिकेट में होता है, पाकिस्तान को हराने पर क्यों इंडिया में क्या हो जाता है एकदम से भाई इतना ज्यादा लोग जो है उत्साह दिखाना शुरू कर देते हैं, या हार जाने पर जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक को आग लगा के जला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग। साइकोलॉजी कैन नॉट क्लेम दैट आंसर्स हैव बीन फाउंड टू दीज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो कहे साइकोलॉजी क्लेम नहीं करती कि सारे आंसर वो दे पाएंगी इस प्रकार के क्वेश्चनों का, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का, लेकिन वो रीजन जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। बट it surely has improved upon our understanding and how we make sense of these phenomena। लेकिन वो क्या करती है कि ये श्योर जरूर कर पाएगी कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि ये जो सेंसेस जो है ना, ये जो फिनोमिनाज है इनको हम समझ पाए। The most striking aspect of the discipline, unlike other sciences, lies in the study of psychological processes, which are largely internal and available to humans for observation within themselves। कहता है कि जो सबसे जरूरी जो चीज है इस सब्जेक्ट की, जो मेन स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि दूसरी साइंसेस की तरह इसके अंदर भी हम क्या पढ़ पाएंगे, हम साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को जान पाएंगे जो कि मेनली क्या होते हैं, हमारे अंदर चल रहे होते हैं, है ना। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, उस प्रकार के जो वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है जो कि मेनली इंटरनली होते हैं, उन चीजों को जान पाएंगे। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशंस होती है ये हमारे खुद के अंदर होती है, तो हम जब पढ़ेंगे तो हम अपने अंदर झांकेंगे और उस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां आपने देखा गया इस इंट्रोडक्शन में मेनली क्या किया गया है, इस इंट्रोडक्शन में मेनली सिर्फ सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है कि किस प्रकार से हम एक विषय को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों के सामने वो जो डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है ना वो रखे गए हैं और हर बार क्वेश्चंस रखे गए, यानी कि आंसर्स दिए गए हैं। ध्यान से समझना इस बात को, आप शुरुआत में आंसर्स नहीं दोगे। चैप्टर के शुरुआत में क्या किया गया, बच्चे के सामने क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी गई है, दुनिया भर के क्वेश्चंस रख दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है ना, इसमें हम ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू चीजें बच्चे के सामने रखी गई है और आंसर्स के ना देकर क्यूरियोसिटी बनाए रखी कि भाई आगे ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे। तो
अभी पहली वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, डेली बेसिस पे डालेंगे, तो इसलिए अभी तक के लिए इतना ही, ताकि हमने जो देखा कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसके बाद बेटा मेन चीजें शुरू हो जाएंगी। तो एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, ताकि आप समझ पाओ। व्हाट इज साइकोलॉजी, यहाँ हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर वो जो ग्रीक वर्ड्स साइकी और सोल वगैरह जो होता है वो आप वहां से देखोगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर मेंटल प्रोसेस क्या चीज होती है। तो ये टर्म्स है सारी की सारी जो आपके पेपर में दिखती है। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, बिहेवियर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में, एक नेचुरल साइंस के रूप में, सोशल साइंस के रूप में, माइंड और बिहेवियर को समझना, एक्टिविटीज भी है साथ में। साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब ये इवोल्यूशन में ही वही था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। ठीक है, कहीं भी कोई भी पढ़ाएगा तो आपको इन्हीं से शुरू करता है। फंक्शनलिस्ट कौन थे, गेस्टाल्ट या गेस्टाल्टवादी कौन थे, बिहेवियरिस्ट कौन थे, ठीक है, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये सब कुछ वैसे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से आप इनकी और थोड़ी गहराई में समझोगे, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके अंदर से जो कंटेंट निकलेगा उसको मैं पीपीटी के रूप में दूसरे रूप में एक बार और आपके सामने रख दूंगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ जो मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे इवोल्यूशन हुई। तो कैसे सबसे पहले लिपजिग में जर्मनी के अंदर विलियम वुंट ने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी डेवलप की थी। तो कोई भी पढ़ाता है भाई यहीं से उठाता है चीजों को, ठीक है, बेसिक चीजें यही है। कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, साइकोलॉजी का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ। एक मिनट भाई, ब्रांचेस कोऑपरेटिव साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, न्यूरो साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी क्या है, बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इनसे। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी नाम से पता चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है ये भी पता चल जाती है। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, अलग अलग दोनों है ना, तो वो देखना है। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी किसको कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। तो ये अलग अलग ब्रांचेज है। इसके बाद इसमें रिसर्च से संबंधित चीजें आ गई, जो भी रिसर्च कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कर्ट लेविन की बेटा DSSS में सीधा सीधा पूछा गया था, ये सीधा सीधा पिछले जो पेपर हुए थे अभी 2021 के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहीं से उठाई जाती है चीजें। 2-3 नंबर तो पक्के होते हैं यहाँ से, और नंबर से ज्यादा यहाँ से मेन चीज है कि आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या अंतर होता है, साइकोलॉजी और अदर डिसिप्लिन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे, फिलोसफी के साथ कैसे कनेक्ट है ये, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट है, कंप्यूटर साइंस के साथ कैसे कनेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट है। तो ये थोड़ा चार्ट दे दिया, फिलोसफी वगैरह सब के साथ साइकोलॉजी कनेक्टेड होती है, मास कम्युनिकेशन के साथ। साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट है वो एट वर्क यानी कि किस प्रकार से कार्य करते हो, किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एवरीडे लाइफ में कैसे साइकोलॉजी काम करती है। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ बता दिया जाएगा। और लास्ट में कीवर्ड्स, जो मैं कह रहा था शुरू से ही कि की टर्म्स जरूरी है कि बिहेवियर क्या है, बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं, कोग्निटिव क्या है, कोग्निटिव अप्रोच क्या कहता है कहलाती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इंट्रोस्पेक्शन, माइंड, न्यूरो साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, सोशियोलॉजी, स्टिमुलस और स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो अभी बेटा ये सारी टर्म्स आपको हमेशा पेपर्स में दिखती है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा जो आप पढ़ोगे, रीड करोगे मेरे साथ, उससे भी आ सकता है। रीड आप अपने आप भी कर सकते हो। बस मेरा जब पढ़ाने से क्या हो जाएगा कि जब आप देखोगे आगे की क्लासेस में, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन साथ में कर दूंगा चीजों को, जो आप इजीली समझ पाओगे बस, ठीक है। और इससे आपको हैबिट बन जाएगी कि आप खुद भी ना भी पढ़ने का मन करे तो वीडियो देखकर आप उसको रीड कर सकते हो। हमारा एक ही टारगेट रहेगा, क्लास 11th की साइकोलॉजी पहले कंप्लीट करनी है, तब तक वो नहीं होगी, तब तक कुछ और नहीं होगा। पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ, उसके बाद आपको एक बार जिस्ट जरूर दे दिया जाएगा इस चैप्टर का कि भाई इसमें ये चीजें पढ़ी थी, तो उसको एक पीपीटी के रूप में एक बार एक लेक्चर जरूर दे देंगे। लेकिन वो शॉर्ट में होता है बेटा, पीपीटी हमेशा शॉर्ट में चलती है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ लो, पूरी नॉलेज नहीं मिलती वहां से। लेकिन रीडिंग जो होती है, रीड करने वाले बच्चे कभी भी फेल नहीं होते, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि हमने यही किया हमेशा। तो उसके बाद समरी है चैप्टर के अंदर, जो था ये समरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो इसको जस्ट थोड़ा सा 5-7 जो पॉइंट्स होते हैं, इनको पढ़कर आपका पूरा चैप्टर आपके दिमाग दोबारा से रिवाइव कर जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको भाई इन फ्यूचर भी साइकोलॉजी पढ़नी है ना, बड़े लेवल के लिए, तो वो आप इन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेगा, अपने आप जो है आगे तक की तैयारी एक ही बार में हो जाएगी। चलिए अभी के लिए इतना ही ना, मिलते हैं अगली क्लास में।
और तब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर करके।